11 अप्रैल 2016 ये वो तारीख है जब भारत में यूपीआई के रूप में एक नई क्रांति आई थी। पहले जहां लोग कैश में पेमेंट किया करते थे, वहीं अब करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। मई और जून 2025 का डेटा बताता है कि हर दिन करीब 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। और यही वजह है कि यूपीआई ने इंटरनेशनल पेमेंट के दिग्गज कहे जाने वाले वीज़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन देश का आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु शहर में मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ के दुकानदारों ने यूपीआई से पेमेंट लेने को मना कर दिया है और दुकान के बाहर लिख दिया है यूपीआई नहीं, सिर्फ कैश। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला लिया क्यों गया। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि दुकानदारों का ये फैसला जीपे, पेटीएम या फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म के लिए कितना नुकसानदायक है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। पहले शुरू करते हैं खबर से। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के दुकानदार यूपीआई पेमेंट की जगह कैश की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दुकानदारों ने यूपीआई का इस्तेमाल या तो कम कर दिया है तो कुछ ने बिल्कुल बंद कर दिया है। एक दुकानदार ने तो यहाँ तक बताया कि वो दिन में करीब 3000 रुपये का कारोबार करता है। उसे थोड़ा ही मुनाफा होता था, लेकिन अब वो यूपीआई से पेमेंट नहीं ले सकता। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसे समझने के लिए कुछ पुरानी खबरों का रुख करना जरूरी है। आपने तमिलनाडु की एक खबर जरूर देखी होगी जिसमें एक पानी पूरी बेचने वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिला था। कारण दरअसल उसके फोन पे और यूपीआई पेमेंट मिलाकर उसका सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शन 40 लाख रुपए से ज्यादा हुआ था। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से भी आया, जहां एक छोटे बेकरी चलाने वाले ने बताया कि 2 साल से वो क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट ले रहा है, लेकिन हाल ही में उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया। खैर, ये तो इक्का दुक्का ही खबरें हैं, लेकिन अब ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं जहां यूपीआई की मदद से टैक्स चोरी करने वालों को धरा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से कर्नाटक में करीब 14,000 छोटे व्यापारियों को सरकार की तरफ से जीएसटी शो कॉज नोटिस भेजा गया है। इन व्यापारियों ने ज्यादातर ट्रांजैक्शन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स के जरिए किए। सरकार का कहना है कि उनके डिजिटल पेमेंट को मिलाकर सालाना टर्नओवर लगभग 40 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है। लेकिन इन व्यापारियों ने ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है और ना ही किसी तरह का टैक्स रिटर्न भरा है। सरकार अब उनसे पूछने लगी है कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? क्या आप टैक्स चोरी कर रहे हैं? 7 दिन में जवाब दे दीजिए। जीएसटी नोटिस में व्यापारियों से पूछा गया कि आपकी कमाई कितनी है, आपने जीएसटी नियमों का पालन किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसका कारण बताइए। इन नोटिस में लिखा गया है कि अगर व्यापारी तय समय पर जवाब नहीं देता है तो टैक्स, जुर्माना या उन पर जांच शुरू हो सकती है। कर्नाटक की कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये देखा कि बहुत सारे व्यापारी बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, यूपीआई डेटा को एनालाइज करना। क्योंकि यूपीआई पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होता है और ये देखना आसान हो गया है कि किस दुकान पर कितना पेमेंट आ चुका है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ एक नोटिस है, यानी अभी सिर्फ जानकारी मांगी गई है, कोई फाइनल पेनल्टी नहीं लगाई गई है। लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए सिर्फ नोटिस मिलना ही डर का कारण बन गया है। यही कारण है कि बेंगलुरु में दुकानदारों ने अब यूपीआई की जगह कैश में पेमेंट लेना शुरू भी कर दिया है। भारत में जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 22 के तहत ये बताया गया है कि किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। नियम के अनुसार ये बताया गया है कि अगर कोई दुकानदार सामान बेचता है और उसकी सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो उसे मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और टैक्स देना होता है। वहीं अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख की टर्नओवर से ऊपर वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए कंपोजिशन स्कीम्स भी होती है, जिसमें आय पर बहुत कम टैक्स देना होता है। किसी भी बिजनेस को टैक्स के दायरे में तब लाया जाता है जब उसकी सालाना इनकम तय सीमा से ज्यादा होती है। अगर आप गुड्स बेचते हैं जैसे कि किराना, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा और टैक्स देना ही होगा। वहीं अगर आप कोई सर्विस देते हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रैवल एजेंसी या ऑनलाइन कंसल्टिंग, तो भी आपकी अगर सालाना इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और अगर कोई टर्नओवर लिमिट्स को पार कर देता है और फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट और यहाँ तक कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी और एक्शन भी लिया जाता है।
पिछले कुछ सालों में भारत में यूपीआई के यूसेज काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन ये तब है जब दुकानदारों या सर्विस प्रोवाइडर ने यूपीआई के जरिए पेमेंट लेना शुरू किया था और ग्राहकों का काम आसान किया था। ऐसे में बेंगलुरु की खबर से यूपीआई पेमेंट के भविष्य को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि दुकानदारों को डर है कि यूपीआई के जरिए सरकार को उनकी कमाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। और ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर बाकी दुकानदारों ने भी इस डर से यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया तो? अकेले कर्नाटक की बात करें तो मई जून 2025 में जो पूरे देश की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई थी, उसमें से अकेले कर्नाटक का शेयर 7.73% था, जो महाराष्ट्र के शेयर यानी कि 13.19% के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। कुछ लोगों ने सरकार से इस सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए कहा है और कहा है कि जो लोग 50 लाख का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो छोटे दुकानदार कैसे हो गए, और अगर उनके पास 2 क्यूआर कोड्स हैं यानी कि वो दोनों से 50-50 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो सरकार को जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। मुझे खुशी है कि जीएसटी विभाग ने अब जागरूकता दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग परेशान भी हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो उन्हें फिर से कैश लेकर निकलना पड़ेगा, जो कि यूपीआई जितना आसान नहीं होता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें कई सालों बाद एटीएम जाकर कैश निकालना पड़ा। हालांकि कर्नाटक जीएसटी के फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर HD अरुण कुमार ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीएसटी ऑफिसर मनमाने ढंग से किसी भी रकम को टर्नओवर बताकर टैक्स की मांग नहीं कर सकते। ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला नहीं है जहां शक के बेसिस पर कार्यवाही की जाए। वहीं बीजेपी के विधायक S सुरेश कुमार ने भी इस मामले पर कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। इसके अलावा एक फॉर्मर जीएसटी फील्ड ऑफिसर ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी दुकान पर यूपीआई या किसी पेमेंट ऐप के जरिए आने वाला पूरा पैसा बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसमें कई बार परिवार वालों से आया पैसा होता है या फिर बिजनेस लोन और ट्रांसफर्स भी इंक्लूड होते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साल 2025-26 के लिए तय किया है कि राज्य को 1.20 लाख करोड़ टैक्स के तौर पर इकट्ठा करना होगा। अब मुश्किल ये है कि सरकार को एक साथ 2 बड़े प्रेशर से निपटना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार को वेलफेयर स्कीम चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने वोट बैंक को भी ध्यान में रखना होगा। अब पैसा इनकम टैक्स की त्वरित कार्यवाही के जरिए अगर आ भी जाएगा तो उनके वोटर्स का क्या होगा? ऐसे में अब देखना यह होगा कि कर्नाटक सरकार इस प्रेशर को कैसे हैंडल करती है, और साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या स्टॉप यूपीआई वाला ये ट्रेंड बेंगलुरु में ही खत्म हो जाएगा या देश में बाकी जगह भी देखने को मिल सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।